नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 2024 के लिए विपक्ष ने अपने सबसे बड़े एजेंडे का खुलासा कर दिया है। तो क्या है मुद्दा और उससे निपटने को बीजेपी किस तरीके से रणनीति बना रही है, इस बात पर चर्चा हम करेंगे। प्रियंका गांधी ने आज छत्तीसगढ़ पहुंचकर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने कहा क्या है ये आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 को वाराणसी और 25 को जयपुर जाएंगे। उनके दोनों ही दौरे बेहद अलग हैं और खास भी। क्यों, इसकी भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। क्या है ये बयान, इसका जिक्र हम करेंगे। पंजाब में बीजेपी को झटका लगा है, किसने झटका दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। और चलिए सबसे पहले बात उस मुद्दे की कर लेते हैं जो 2024 के चुनाव में बड़ा एजेंडा बनने जा रहा है। ये मुद्दा अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जाति जनगणना का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाना चाहती है और इसके संकेत बुधवार को राहुल गांधी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के वक्त दे दिए। उन्होंने खुलकर ओबीसी का कार्ड खेला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में सचिव पद पर ओबीसी जातियों की भागीदारी पर भी सवाल उठा दिए। उनके इस मुद्दे को उठाने के बाद बुधवार को पहले अमित शाह ने जवाब दिया और उसके बाद गुरुवार को ही जेपी नड्डा ने दो टूक कहा है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री ही ओबीसी है। सुनाते हैं आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके जवाब में अमित शाह और जेपी नड्डा ने क्या बयान दिए। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो। गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम। और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। कांग्रेस के जितने एमपी हैं
उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं, अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें, जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। सब समर्थन करते हैं, समर्थन करने का साथ साथ सुझाव देना हमारा फर्ज बनते हैं। तो सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह सरकार हमें और हमारे खिलाफ जो शिकायत दर्ज करने की कोशिश करते हैं कि ये विपक्ष ने ये वोमेन रिजर्वेशन के खिलाफ करते हैं, ये ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये गुमराह करने का दोबारा कोशिश ना किया जाए। क्योंकि सारे सदन में जितने सारे भाषण देते हैं, चाहे सत्तापक्ष विपक्ष, किसी ने इसका विरोध नहीं। राहुल गांधी ने सदन में मांग की है कि देश में जाति जनगणना कराई जाए और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार यूपीए सरकार में कराई गई जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करती है तो वो खुद कर देंगे। दरअसल सरकार अभी जाति जनगणना के मुद्दे पर बैकफुट पर है। वो इस मुद्दे को हवा देकर बॉटल से जिन्न बाहर नहीं निकालना चाहती, जिसमें ऊंची जाति के वोटर्स के नाराज होने का खतरा तो है ही, बल्कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा नए सिरे से खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार के लिए अभी जाति जनगणना कराना संभव नहीं है और वो इसे मोदी सरकार की उपलब्धियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि देश में ओबीसी कैटेगरी की करीब 50% आबादी है और कांग्रेस को लगता है कि उनके हक की बात करने से उनके वोट पार्टी को हासिल हो सकते हैं, जबकि अभी आलम यह है कि 2019 में ओबीसी वर्ग के करीब 44% वोट बीजेपी को गए थे। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है और इस कड़ी में प्रियंका गांधी आज राज्य के भिलाई के जयंती स्टेडियम पहुंची, जहां चुनावी रैली में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे पहले कार्यक्रम के दौरान प्रियंका ने वहां मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं बड़ी खुश नजर आईं। उन्होंने सुआ नाच के साथ लट्टू पर भी हाथ आजमाया। इस साल में प्रियंका का ये तीसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने जहां छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की, तो वहीं महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस की पहल बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। सुनाते हैं आपको प्रियंका गांधी ने यहां और क्या कहा। भूमि को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे, नए संसद भवन को बनाने में 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं, सिर्फ उनके लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी अब सुपर एक्टिव हो चुकी हैं और कांग्रेस का फोकस छत्तीसगढ़ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस को लग ये रहा है कि भूपेश बघेल की अगुवाई में पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो गुटबाजी थी उस पर भी काबू पा लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरान वो वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। वाराणसी का ये क्रिकेट बेहद आधुनिक होगा क्रिकेट स्टेडियम, जिसे 30 एकड़ की भूमि पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसके निर्माण में 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्टेडियम में एक साथ 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के दौरान भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद इसमें रहेंगे। इनमें सचिन तेंदुलकर हैं, रवि शास्त्री हैं, कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर जैसे नाम शामिल हैं। पीएम इस दौरे में कुछ और खास चुनावी घोषणाएं कर सकते हैं। जाहिर है चुनावी मौसम में इस दौरे का चुनावी असर जरूर नजर आएगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी ने महिलाओं को साथ जोड़ने की कवायद और तेज कर दी और इस कड़ी में जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर उत्सव मना रही हैं, वहीं महिलाओं को बड़ी सांगठनिक भूमिका देने पर योजना पर भी काम किया जा रहा है।
सूत्रों की अगर माने तो जयपुर में 25 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की सभा में मंच संचालन से लेकर पंडाल तक सभी व्यवस्थाएं, यानी कि मंच पर बैठने से लेकर सभा स्थल तक बिजली पानी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और यहां तक कि सुरक्षा की व्यवस्था भी महिलाओं के हाथों में होगी। महिलाएं संभालेंगी। ऐसा करके जयपुर में महिलाओं के द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया जाएगा। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सभा की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के द्वारा संभाली जाएगी। इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल रैली में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुष सभा में होंगे ही नहीं, वो पर्दे के पीछे से महिलाओं की मदद कर देंगे। गौरतलब है कि जयपुर में करीब 4.5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है। वो 25 सितंबर को जयपुर में बीजेपी के परिवर्तन यात्राओं का आधिकारिक रूप से समापन करेंगे। पार्टी ने सभा में करीब 5 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। इस साल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी की प्रदेश के अलग अलग जिलों में सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन जयपुर में अभी तक कोई भी सभा नहीं हुई थी। ऐसे में बीजेपी जयपुर की इस सभा को सफल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि इस सभा के मद्देनजर एक सियासी सवाल जरूर है, वो ये कि क्या मंच पर पीएम के साथ वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी या नहीं। वसुंधरा बीते कुछ दिनों से राजस्थान में नहीं है और उन्होंने परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहले चरण की समाप्ति पर उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दिए गए 2 बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि विपक्ष को उन सीटों पर गठबंधन करना चाहिए जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सुझाव है कि लेकिन उनके दिए हुए सुझाव से पीडीपी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की बातों से इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। हालांकि अभी इस मुद्दे पर किसी पार्टी ने अपना आधिकारिक स्टैंड साफ नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग आसान नहीं होने वाली है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में 50% जनता ने चुनावों में नोटा का बटन दबाया, राजनीति को छोड़ देंगे और राज्यपाल की ताजपोशी करेंगे। दरअसल मनोज सिन्हा ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 80% लोग वोट नहीं डालना चाहते। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में 80% छोड़िए 0.8% आबादी भी आप नहीं दिखा पाएंगे जो चुनाव न चाहती हो। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है। इलेक्शन की बात करते हैं, कहते हैं यहाँ लोग इलेक्शन चाहते हैं, लोग अपने मुतालबों का हल चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो। लेकिन अजीब बात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फंक्शन में किया, कहा कि यहां सर्वे हुआ है और सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 80% आबादी जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। 80% आबादी इलेक्शन नहीं चाहती। नहीं छोड़िए ना, शेम किस बात का, शायद वो सच हो सकता है, लेकिन वो 80% आबादी है कहां? क्योंकि कश्मीर में तो 80 छोड़िए, 8 छोड़िए, 0.8% आबादी भी आप नहीं दिखा सकोगे जो इलेक्शन नहीं चाहेगी। पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने अरुण नारंग आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो अबोहर से बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। सुनील जाखड़ जैसे दिग्गज को चुनाव में हराकर विधायक बने थे और कहा यह जा रहा है कि सुनील जाखड़ से नाराजगी के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। वो जाखड़ के पंजाब बीजेपी प्रधान बनने से नाराज थे। उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए चुनाव आज तक के साथ। नमस्कार।